बिल्कुल, जॉइंट फैमिली की एक ताकत। बहुत बड़ी ताकत। मुझे आज ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना, मैं कोई भी कार्यक्रम करता हूँ गांव के अंदर करता हूँ, 10-20 हज़ार लोगों का कार्यक्रम, चाहे वो भंडारा हो चाहे कुछ भी, मैं करके आ जाता हूँ, क्योंकि पीछे मेरे ताकत है मेरे परिवार की। मुरलीराम गुर्जर राजस्थान में राजनीति में किसी को आइकन मानता अपनी राजनीति के लिए। मैं ही नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरे देश की यूथ सचिन पायलट को अपना आइकन मानती है। धीरज जी और हम सबका सपना कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। सारी यूथ ये चाहती है कि राजस्थान का सीएम सचिन पायलट बने, तो मैं भी आइकन सचिन पायलट सबको ही मानता हूँ। नमस्कार साथियों, जेवीपी मीडिया की इंटरव्यू पॉडकास्ट श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं मुरलीराम जी गुर्जर साहब, जिनकी दो बड़ी आइडेंटिफिकेशन है। एक तो आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव हैं, ये राजनीतिक पहचान है, लेकिन सबसे बड़ी पहचान आपने अपने गांव की मिट्टी पर, नीमोद गांव की धरा पर देश का सबसे बड़ा गुर्जर संस्कृति का बगड़ावत महासंगम करवाया, जिससे मैं बेहद प्रभावित हूँ। मुरली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद आपका। जिस तरीके से मुरलीराम गुर्जर ने अपने गांव नीमोद से बगड़ावत संगम का ऐतिहासिक आगाज किया, और अभी आप धीरज जी गुर्जर जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनका गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का अभियान चल रहा है, उसमें लगे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि बगड़ावत महासंगम की परिकल्पना कैसे शुरू हुई और किस तरीके से उसको एक विराट और व्यापक रूप में आपने आयोजित किया। देखिए राम जी, मेरे को पूरे प्रदेश के अंदर घूमने का मौका मिला जी। मैं फिलहाल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मैं प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, तो मुझे पूरे प्रदेश में जाने का मौका मिला, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग संभाग में। मैंने वहाँ देखा कि आप करौली दौसा साइड की बात करो तो वहाँ उधर हमारा रसिया गायन चलता है जी। आप इधर कोटपुतली बहरोड साइड की बात करो तो उधर हमारा मेढ़ा गायन चलता है। हाड़ौती के अंदर हमारी अलग भाषा है, अलग गायन है, भीलवाड़ा के अंदर अलग है। सब जगह का अलग अलग गायन कल्चर है। मैंने ये चीज़ें देखी, सब चीज़ें देखी, तो मेरे मन में पिछले कई वर्षों से ये ख्याल आ रहा था कि मैं मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि पर, मेरे पिताजी की पुण्यतिथि पर जो मेरी समाज का, गुर्जर समाज का जितना भी गायन है, कल्चर है, वो मैं मेरी जन्मभूमि पर लोगों को दिखाऊं जी। तो ये मेरे मन में ख्याल आया और मैंने वो कार्यक्रम किया, और उस कार्यक्रम में मैंने पूरे प्रदेश से गुर्जर समाज का जितना भी कल्चर था वो पूरा कल्चर उस कार्यक्रम में दिखाने की कोशिश की। समाज के लोगों को बहुत मज़ा आया, सभी समाज के लोग उस कार्यक्रम को देखने के लिए आए कि गुर्जर संस्कृति क्या चीज़ होती है, बगड़ावत गाथाएँ क्या होती है। आज के जो हमारे बच्चे हैं, मैं एक यूथ हूँ, मेरी जो हम उम्र के साथी हैं हमारे समाज के, वो आज बगड़ावत गाथाओं को नहीं जानते। पहले हमारे समाज में अगर स्वामणी का भी कार्यक्रम होता था घर में, तो स्वामणी के कार्यक्रम में भी बगड़ावत गाथाएँ गाई जाती थी। लेकिन आज के मेरी उम्र के जो साथी है, बगड़ावत गाथाओं से धीरे धीरे दूरियां बना ली। तो ये मेरा एक सपना था कि मैं वापस बगड़ावत गाथाओं को जीवित करूं, और उसी को लेकर के मैंने बगड़ावत संगम महोत्सव करवाया था। एक अद्भुत आयोजन था वो गुर्जर संस्कृति का, देश भर के लोगों ने उसको देखा और सर्व समाज के लोगों ने उससे प्रेरणा ली है। तो उस कार्यक्रम में कौन कौन महत्वपूर्ण रूप से, जैसे अलग अलग अंचलों से कलाकार आए, कई संत महात्माओं ने आपको आशीर्वाद देने के लिए भी पधारे, कई जन नायक भी वहाँ उस कार्यक्रम में आए हैं। अब अभी आप लगे हुए हैं गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए धीरज गुर्जर जी की विशेष इस संकल्प अभियान में, तो ये किस तरीके का अभिनव प्रयास है? देखिए, धीरज गुर्जर जी जब से राजनीति में आए, शायद उनका 35-36 साल का सफ़र हो गया राजनीति के अंदर। 36 साल से वो जन्मदिन का कार्यक्रम मनाते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं, जहाजपुर के लोग, उनके कार्यकर्ता, वो भी उनका जन्मदिन अलग अलग पंचायतों में, तहसीलों में अलग अलग जन्मदिन उनका मनाया। एनएसयूआई के जब ये प्रदेश अध्यक्ष रहे तो पूरी एनएसयूआई ने प्रत्येक जिलों के अंदर भी इनका जन्मदिन का कार्यक्रम हुआ। इस बार हमारी पूरी टीम, हमारे मन में ख्याल आया कि गौ माता को राष्ट्रमाता के लिए बहुत सारे साधु संत इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कई आंदोलन कर रहे हैं, इसको गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं, तहसील मुख्यालय पे दे रहे हैं, जिला मुख्यालय पे दे रहे हैं। तो हमारे मन में ख्याल आया कि इस बार धीरज जी एक धार्मिक प्रवृत्ति के, अगर आप धीरज जी को नज़दीकी से जानोगे, वो इतने धार्मिक है कि पिछले साल जन्मदिन पर उन्होंने काशी विश्वनाथ से 1.25 लाख रुद्राक्ष मंगवाए और पूरे विधानसभा क्षेत्र में 1.25 लाख रुद्राक्ष वितरण करने का काम किया श्रावण के महीने में। तो वो धार्मिक है, गाय माता को पूजते हैं, गौ माता को पूरा देश ही पूजता है, लेकिन स्पेशल गौ माता से इतना प्यार करते हैं कि आज भी अगर आप इनके घर पे जाओगे तो 100-150 गाय आपको मिलेगी। तो हमारे इस पूरी टीम के मन में ख्याल आया कि इस बार धीरज जी का जो जन्मदिन है वो गौ माता को राष्ट्रमाता के नाम पे
जन्मदिन को मनाएं। और ये पूरे प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम होगा। हमने इसको अलग अलग रखा कार्यक्रम को सारा। 11 अगस्त को हम एक संकल्प यज्ञ के रूप में कर रहे हैं और ज्ञापन का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम यज्ञ का कार्यक्रम होगा वो 11 अगस्त को प्रत्येक जिले के अंदर जहाँ जहाँ धीरज जी के समर्थक है, जहाँ जहाँ इनके कार्यकर्ता है, वो अलग अलग जिलों में अलग अलग तहसील में अपना ये कार्यक्रम करेंगे। 13 अगस्त को प्रत्येक गौशालाओं के अंदर संत महात्माओं वो गोरक्षकों का, जो गायों की रक्षा करते हैं, गोरक्षक है, गो की सेवा करते हैं, उन सबका सम्मान समारोह कार्यक्रम प्रत्येक गौशालाओं के अंदर होगा। 14 अगस्त को सावन का महीना चल रहा है, हम सब भगवान शिव की पूजा करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो हम सब ने शिवालय मंदिर में शिव नंदी अभिषेक का कार्यक्रम रखा है। जहाँ जहाँ शिवालय है वहाँ शिव नंदी अभिषेक का कार्यक्रम रखा है। और 15 अगस्त को पूरे प्रदेश लेवल का भीलवाड़ा, जहाँ धीरज जी की जन्मभूमि है, उनकी कर्म भूमि है, वहाँ हम बड़ा का आयोजन कर रहे हैं 15 अगस्त को उनके जन्मदिन के ऊपर कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें। बहुत अनूठा आयोजन और बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं। मुरली राम जी, किस तरीके से आप, जैसे पिताजी की जन्मतिथि पुण्यतिथि पे आपने कार्यक्रम करवाया, तो पिताजी भी सार्वजनिक जीवन में रहे, उनके प्रति आपकी जो श्रद्धा रही वो किस तरीके से, उनका व्यक्तित्व कैसा रहा कि जिसकी प्रेरणा से आपने इतना बड़ा आयोजन बगड़ाव संगम का किया? देखिए, मेरे पिताजी, जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था तब मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए। मेरे पिताजी पूरे धार्मिक रहे, वीर तेजाजी महाराज के बहुत बड़े भक्त रहे और आज मेरा पूरा परिवार तेजाजी महाराज को मानता है। मैं उनकी हर पुण्यतिथि पर कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। मैंने अभी पिछले 4-5 साल पहले मैंने वीर तेजाजी महाराज का एक भव्य मंदिर बनाया मेरे गाँव में, उसमें मूर्ति लगाई और पहली बार एक गाँव के अंदर मैंने उस पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करी और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके मैंने मूर्ति का और मंदिर का उद्घाटन का कार्यक्रम किया। तो मेरे पिताजी शुरू से धार्मिक आस्था से जुड़े हुए थे, सामाजिक से जुड़े हुए थे। तो मेरा सपना था कि मैं मेरे पिताजी के पुण्यतिथि पर अच्छे कार्यक्रम करूँ हर बार। कई बार मैं गांव से अपन लोग सब निकल के आए, गांव में रहे, गांव के दुख दर्द भी अपन समझते हैं कि गांव में क्या क्या चीज़ें होती है। मेरा गांव शहर मुख्यालय से 15-20 किलोमीटर साइड में पड़ता है, जहां कोई साधन नहीं, संसाधन नहीं। तो मेरे मन में एक बार ख्याल आया कि यार लोग काफ़ी तकलीफ होती है, कोई बीमार हो जाते हैं, डिलीवरी के टाइम कहीं मेरी माता बहनों की डेथ हो जाती है। तो मैंने उससे पहले पुण्यतिथि पर एक एम्बुलेंस डोनेट करी थी। तो मैं पिताजी की पुण्यतिथि पर कुछ न कुछ नया नया करता रहता हूँ। आज भी वो एम्बुलेंस निःशुल्क पूरी पंचायत के अंदर, वहाँ क्षेत्र के अंदर वो चल रही है। आपके परिवार से पंचायत की सरपंची भी रही है? हाँ, अभी वर्तमान में है ना। अच्छा, वर्तमान में आप सरपंच हो? हम 3 भाई हैं। मेरे से बड़ा वाला भाई सरपंच है, छोटा वाला भाई पंचायत समिति सदस्य जो प्रधान का चुनाव लड़ा, बड़ा वाला ब्लॉक अध्यक्ष रहा अभी कांग्रेस से बॉडी से, और अभी मैं प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। तो पंचायत की भी सेवा करने का मौका मेरी पंचायत के लोगों ने मुझे दिया। बिल्कुल, ये मेरे पिताजी का सपना था। मेरे पिताजी भी चुनाव लड़े हुए सरपंच, तो वो चुनाव नहीं जीत पाए, तो उनका सपना साकार करने के लिए मैंने सरपंच का चुनाव लड़वाया भाई, और सरपंच बन गए। अच्छा, आप ये देखते हैं कि जैसे धार्मिक प्रवृत्ति की बात आई, अपने पूर्वज हैं, इष्ट देव हैं, उनकी कृपा इतने बड़े कार्यक्रमों में आप मानते हैं, क्योंकि बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत बड़े बजट के, बहुत बड़े जनमानस के कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है, तो वाकई में उस अनुभूति को आपने महसूस किया होगा? ज़रूर, पक्का 100% मैंने किया। जब मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की तो मैं और हमारी टीम के साथी सबसे पहले हम पोस्टर लेके वीर तेजाजी महाराज के सुरसुरा गए और पोस्टर का विमोचन और पोस्टर वहाँ तेजाजी महाराज के मंदिर में रखे। मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि मैंने बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कार्यक्रम की। मैंने प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम तो छेड़ दिया, साक्षात तेजाजी महाराज ने मुझे दर्शन दिया, वो मेरे हाथ में आए और मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे को अपने आप में महसूस हुआ कि ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम जाएगा। और उस दिन मुझे देखने को मिला कि कार्यक्रम ऐसी जगह पे जहाँ एक साधन नहीं जा सकता, जो जंगल, बनास नदी के तट पे कार्यक्रम हो रहा है, लोग 1.5 2 घंटे ट्रैफिक में फंसे, इतने लोग आए, हज़ारों लोग वहाँ आए, कम से कम 50-60 हज़ार लोग तो कार्यक्रम में थे ही, लोग आए, लेकिन इतना साथ भी देवी देवताओं के, इष्ट देवताओं के से आराध्य देवों का साथ रहा, इतना सा भी कार्यक्रम में वो नहीं हुआ। न तो व्यवधान हुआ, न कोई नुकसान। तो मैं तो मानता हूँ कि अपने इष्ट देव और आराध्य देव ये काम आते। जैसे ही कार्यक्रम मेरा सफल हुआ, दूसरे दिन फिर मैं तेजाजी महाराज के पहुँच गया। तो मेरे परिवार के और मेरे बहुत बड़ी आस्था है तेजाजी महाराज से और देवनारायण भगवान। अच्छा, ये बड़ी बात है कि आपने तेजाजी महाराज का इष्ट रखा, गुर्जर संस्कृति में भगवान देवनारायण की महिमा को गाया।
और कई जगह उल्लेख मिलता है कि भगवान तेजाजी और देवनारायण जी एक ही स्वरूप में थे, वो अलग अलग समय पर इस धरती पर आए, बाकी शक्ति का स्वरूप उनका एक जैसा ही रहा, जो न्याय गौ सेवा सत्य- की है ना हाँ, दोनों की गौ सेवा और दोनों का सत्य न्याय के लिए समर्पण रहा है। अब विधानसभा के परिसीमन की भी चर्चा चल रही है, आगामी पंचायती चुनाव, नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, तो मुरलीराम गुर्जर किस तरीके से अपने आप को देखते हैं, किस तैयारी में? देखिए, पंचायत राज चुनाव में तो फिलहाल हम पंचायत समिति सदस्य भी है, सरपंच की तो हमारी तैयारी पिछले 7 साल से चल ही रही है। जी 5 साल का हमारा कार्यकाल हो गया, 2 साल सरकार ने फिर बढ़ा दिया प्रशासक के रूप में। तो पंचायत राज की तो ऑलरेडी हमारी चल ही रही है, 7 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता ने मौका दिया, अच्छे से अच्छा काम करने की हम कोशिश करते हैं वहाँ। और रही बात परिसीमन की, अगर परिसीमन होता है तो ज़रूर राजस्थान विधानसभा की तैयारी करेंगे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी बड़े नेताओं से यही कहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में यूथ को आगे लाओ, ताकि वो मजबूती से जनहित के मुद्दे विधानसभा के अंदर उठा सके, मेरे जैसे युवा साथी विधानसभा पहुंच सके। अच्छा, मुरलीराम गुर्जर राजस्थान में या देश की राजनीति में किसी को आइकन मानता अपनी पब्लिक लाइफ या राजनीति के लिए? देखिए, अब आप समझ गए होंगे शायद, मैं ही नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरे देश की यूथ सचिन पायलट को अपना आइकन मानती है। धीरज जी और हम सब का सपना कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। युवाओं का सपना है, चाहे वो 36 कौम का हो, किसी भी कौम का हो, सारी यूथ ये चाहती है कि राजस्थान का सीएम सचिन पायलट बने। तो मैं भी ये आइकन सचिन पायलट साहब को ही मानता हूँ। जैसे आप जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं, आपने अपने बेटे का जन्मदिन भी बड़े जोरदार धूमधाम से मनाया है। फैमिली बॉन्डिंग किस तरीके के, क्योंकि आदमी की ताकत परिवार की इकाई होता है, तो वो किस तरीके की बॉन्डिंग है? यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे कि फैमिली बॉन्डिंग और सोसाइटी वर्क्स को आप किस तरीके से एंगेज रखें? देखिए, अपन सब गांव से निकले हुए लोग हैं, खेत खलिहानों से निकले हुए लोग हैं, गांव से जुड़े हुए लोग हैं। अधिकतर गांवों में अपन देखते हैं कि 25-30 साल की उम्र में भाई भाई से अलग हो जाते हैं। तो मैं तो मेरे सभी युवा साथियों से, मेरी उम्र के साथियों से या मेरे से जूनियर साथियों से इतना ही कहूँगा कि अगर घर की एकता है तो सब कुछ है। आज हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाई एकजुट रहते हैं, एक साथ रहते हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैंने उनको सरपंच का चुनाव लड़ाया, पंचायत समिति का, कभी मैंने जिज्ञासा ही नहीं की कि मैं चुनाव लड़ूँ। तो आप एकजुट रहो, शामिल में रहो, तो सशक्त परिवार की ये सशक्त नींव होती है अगर आप एकजुट रहोगे तो। बिल्कुल, जॉइंट फैमिली की एक हाँ, ताकत। जॉइंट फैमिली की बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा, मुझे आज ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना, मैं कोई भी कार्यक्रम करता हूँ, गांव के अंदर करता हूँ, 10-20 हज़ार लोगों का कार्यक्रम, चाहे वो भंडारा हो चाहे कुछ भी हो, मैं करके आ जाता हूँ, क्योंकि पीछे मेरे ताकत है, मेरे परिवार की पीछे लोग खड़े हैं, मेरे कई भाई बार खड़े हैं। लोग सोचते होंगे कि यार इतने बड़े प्रोग्राम बगड़ाव संगम करा दिए और दूसरे कार्यक्रमों में भी आप खूब सहयोग देते रहते हैं, और भी कई सारे कार्यक्रमों में आपकी चमक धमक दिखती है, तो कभी आपके इनकम सोर्सेज को लेके या धंधे को लेकर के कोई ऐसे सवाल कि आप किस तरीके का इतना पैसा कहाँ से आता है, तो ऐसे कभी सवाल आए? ये वीर तेजाजी महाराज और भगवान श्री देवनारायण का आशीर्वाद है, कभी ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तब से मैं मेरे पैरों पे खड़ा हुआ हूँ। करोड़ों रुपए सामाजिक कार्यक्रमों में खर्च किए, करोड़ों रुपए देवी देवताओं पे, मंदिरों पे खर्च किए। जितना आप दान करोगे ना उतना बढ़ेगा, कुल मिला के बात ये है। तो कभी मुझे ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपका कार्य रियल एस्टेट से रिलेटेड? हाँ, मेरा रियल एस्टेट का है सर। अच्छा, जयपुर में ही काम है सारा? जयपुर ही पूरा सर। अब जब यूथ आज अपन देख रहे हैं कि सरकार और समाज के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें एक एजुकेशन सिस्टम में बेरोज़गारी और दूसरी वो शिक्षित बेरोज़गार हो चाहे वो अनएम्प्लॉयड हो, लेकिन नशे की गिरफ्त बहुत ज़्यादा बढ़ रही है राजस्थान में। सरकार भी अभियान चला रही है इससे निपटने के लिए। क्या मानते हैं, क्या वजह और क्या समाधान के विकल्प आप बताना चाहेंगे? देखिए, जो आज की जो जनरेशन है, नशा पहले भी था, लेकिन नशा पहले सीमित मात्रा में था। आज की जो जनरेशन है, गाँव से निकल के शहर में आती है, शहर में आके नशे के आदी हो जाते हैं। और आज का जो नशा है वो इतना गंदा नशा है, इसमें का गांजे का, आप शहर की सड़कों पे आप निकलोगे, यूनिवर्सिटियों के सामने आप निकलोगे तो चाय की थड़ियों पे सरेआम गांजा बिक रहा है, स्मैक बिक रहा है। तो मैं तो मेरे सभी युवा साथियों से भी यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि नशे से दूर रहो। अगर नशा करो तो शिक्षा का करो,
नशा करो तो सामाजिक सेवा का करो, नशा करो तो गौ सेवा का करो, नशा करो तो धार्मिक कार्यक्रमों का करो। आप इससे दूर हो। और सरकार को भी इसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि जो आज की जो यूथ है, आप जहाँ 100 स्टूडेंट अगर एक जगह बैठे हुए हैं या 100 यूथ एक जगह बैठी हुई है, तो उसमें से 60% नशा कर रहे हैं। तो सरकार को कड़ा कदम इसे उठाना चाहिए। बेरोजगारी की आपने बात कही, फिलहाल अब मैं कांग्रेस का हूँ तो पॉलिटिकल बात आप कर रहे हो तो पॉलिटिकल बात भी करनी पड़ेगी। जब 2014 के अंदर प्रदेश और देश में डबल इंजन की सरकार बनी थी और पूरे देश को बड़ी उम्मीद थी आदरणीय मोदी जी से कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो बेरोजगारी ख़त्म होगी, किसानों की आय दुगनी बढ़ेगी, माता वृद्धावस्था पेंशन बढ़ेगी। ये बड़ी उम्मीद और बड़ी सोच के साथ मोदी जी ने जगह जगह नारे लगवाए कि जैसे ही सरकार बनेगी मैं 2 करोड़ नौकरियां सालाना दूंगा। 12 साल सरकार को हो गए, 24 करोड़ नौकरियां देश के नौजवानों की बनती। मेरे को नहीं लगता कि 24 लाख नौकरियां सरकार ने दी हो, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना। रही दूसरी बात, अभी पेपर लीक हुआ तो छात्रों ने जंतर मंतर पर लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और सरकार को रिवर्स भी होना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी लेना पड़ा। तो जिस प्रकार अभी भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया, मैं आदरणीय मोदी जी से और भजन लाल शर्मा जी से, जो हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के, मैं इतना ही कहूँगा कि युवाओं को साथ के चलो, यूथ को साथ के चलो, क्योंकि ऐसे अगर बेरोजगारी बढ़ी तो ये सरकारों को भी खतरा है। बिल्कुल। जिनका समाधान निकालना चाहिए। अच्छा, अभी सरकार की जो कार्यप्रणाली चल रही है, चाहे वो गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम्स हो या अन्य उनके जो कार्यक्रम है सरकार के, किस तरीके से देखते हो सरकार की कार्यप्रणाली को राजस्थान के संदर्भ में? सरकार है ही कहाँ। पिछले 3 साल शायद सरकार को दिसंबर में हो जाएंगे। पिछले 3 साल से राजस्थान के अंदर ऐसा लग ही नहीं रहा कि सरकार है। यहाँ पर्ची की सरकार है जो दिल्ली से चल रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वो पर्ची की सरकार है। आए दिन आप देख रहे हो साधु संतों की हत्या हो रही है। अभी देवानंद जी महाराज, कितनी बड़ी संत की हत्या हुई, आज दिन तक खुलासा नहीं हुआ, एक भी चीज़ का खुलासा नहीं हुआ। कुछ पकड़े गए जो जितने बड़े बड़े मगरमच्छों के उसमें हाथ थे। आप 20-20, 21-21 साल के लड़कों को पकड़ रहे हो, किसी न किसी का हाथ होगा। आए दिन अभी आपने जैसलमेर वाला वीडियो देखा होगा। जो सरकार साधु संत और गौ माता के नाम पे प्रदेश और देश में जिसने सरकार बनाई, गायों की क्या हालत थी, अभी आपने जैसलमेर वाला वीडियो देखा होगा। तो ये सरकार का सिस्टम पूरा फेल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहूँगा कि ये सरकार प्रदेश और देश में गाय माता के नाम पे सरकार आई थी और गौ माता के नाम पे सरकार जाएगी। बिल्कुल। तो बहुत सारा धन्यवाद मुरली जी, जो तेजा जी के प्रति, देवनारायण जी के प्रति इष्ट रखते हैं, सामाजिक सेवा कार्यों की खुमारी रखते हैं और जन सेवा के कार्यों के लिए पूरी सम्मान और स्वाभिमान से निडरता के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो। प्रदेश की विधानसभा में, देश की लोकसभा में आप जैसे युवा विजनरी लोग आगे आएँ और अपनी बात रखें। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू।